हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं थेफ्ट के बारे में। आज थेफ्ट यदि खत्म हो जाए पूरा का पूरा तो बहुत है। थेफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं थेफ्ट से लगातार। आता ही आता है, चाहे आप कहीं भी रहें, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ड्यू का हो, किसी और का हो, फर्क नहीं पड़ता। तो हम आज थेफ्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे लेवल का पढ़ाई करेंगे थेफ्ट, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए आपको। सेक्शन 378, पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का है जो थेफ्ट की बात करता है, चोरी की बात करता है, चोरी की बात करता है। तो सिंपल है, 378 थेफ्ट की बात करता है। पहला क्वेश्चन यहीं से होगा, तो एक क्वेश्चन तो आपका बन गया। थेफ्ट का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट है, येलो कलर आपको दिख रहा होगा, ये इंग्रेडिएंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ट्रू एंड फॉल्स या कुछ एसर्शन रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन होता है, तो आप गलती करने का बहुत ज्यादा चांस होता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग हमसे लगातार पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि जो लीगल रीजनिंग है उसको कैसे करें। भाई, उसको करने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता। यदि आप इन प्रोविजंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो लीगल रीजनिंग में कुछ बहुत बड़ा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि छोटी छोटी बातें आपको पता है या नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो अपने आप बन जाएगा, नहीं है तो वो नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा, फंस जाओगे। तो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है कि हुएवर, हमने रेप की बात करी, हमने और भी ऑफेंसेस की बात करी जहां पे बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस थे जो मेल डोमिनेंट थे, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस थे जो विमेन को फेवर करते थे और कहते थे कि मैन इज सेड टू कमिट रेप, ओनली मैन ही कर सकता है फीमेल से, तमाम तरीके की बातें। ठीक है, तो ये जो थेफ्ट की बात है वो उस तरीके का नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। और देखिए इसके न्यूट्रल कैसे है, कहीं लिखा रहता है क्या? कहीं लिखा नहीं रहता, लेकिन इसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा उस तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हुएवर, जो कोई भी, यहाँ पे अ मैन अ वुमन ये सब नहीं लिखा, हुएवर लिखता है, मतलब जो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सब पे ये इक्वली अप्लाई होगा। तो कहता है कि हुएवर इंटेंडिंग, इंटेंडिंग मतलब इंटेंशन की बात कर रहा है, मनसा की बात कर रहा है, मेंस रिया की बात कर रहा है, गलत इंटेंशन की बात कर रहा है, मालाफाइड इंटेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक, कुछ लेने की बात कर रहा है। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, ऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, कैसा है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो पहला तो इंटेंशन यहां पे झलक गया। दूसरा है डिसऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में नहीं होना चाहिए। इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इस बात का ध्यान रखा जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट हो सकता है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्वेश्चन में आपका रहेगा एसर्शन रीजनिंग या फिर ट्रू एंड फॉल्स में कि थेफ्ट हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्या ये बात सही है? क्या ये कथन सही है या गलत है? तो आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहीं से जो भी क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, यहीं से बनेगा, कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति की बात कर रहा है जिसको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे ले जाया जा सकता है, वैसे प्रॉपर्टी, ये माउस है जी, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजिशन, आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन मैन वेमेन और ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा, एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति हो, फर्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उसका कंसेंट नहीं लिया है, moves that property in order to such taking is said to commit theft। यदि इतना सारा इंग्रेडिएंट्स पूरा हो गया तब माना जाएगा कि आपने चोरी कर दी है, थेफ्ट कर दिया है। दोबारा हम पढ़ते हैं इसको। कहता है कि whoever इंटेंडिंग, गलत इंटेंशन है, क्लियर हो गया। टू टेक डिसऑनेस्टली, ऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, डिसऑनेस्ट है, गुड फेथ में नहीं ले रहा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई चल संपत्ति को जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। आउट ऑफ द पोजिशन, अब अगला जो वर्ड है आउट ऑफ द पोजिशन, दो वर्ड्स जो है आपको ध्यान में रखने होगा। एक तो है पोजीशन जो यहां पे है, दूसरा होता है ऑनरशिप।
दूसरा होता है ऑनरशिप। दो वर्ड है, एक पोजीशन है और दूसरा है ऑनरशिप। इन दोनों वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना होगा, दोनों अलग अलग चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे पोजीशन की बात की गई है, ऑनरशिप की बात नहीं की गई है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा, कैसे ये इफेक्ट करेगा। ऑनरशिप यदि लिखा होता तो क्या होता, पोजीशन लिखा हुआ है यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी मैं बताएंगे, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ। अब आप में से कोई ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि पोजीशन में और ऑनरशिप में क्या अंतर होता है, कोई बता सकते हैं? यस कोई सर। बता, आदित्य जी बताइए, यस सर। आदित्य जी यस सर। बताइए, आदित्य प्रकाश जी बताइए। ऑनरशिप मतलब उसका मालिक, पोजीशन मतलब किसी का भी चीज का, जैसे आपका कोई कोई भी चीज आप हमको दिए, हम्म उस पे मेरा ऑनरशिप नहीं है, लेकिन अधिकार है कि आप हमको दिए तो हम उसको रखें, अच्छे से रखें। हम्म कोई यही और था। बताना चाहेंगे? एक और आपने अभिषेक यादव बताइए। सर ओनरशिप में होता है मतलब कि जैसे कि मेरा पेन है या फिर हम्म मेरा घर है, मैं उसका ओनर हूँ। और हम्म पोजीशन में ये होता है कि उसको राइट टू इंजॉय, मतलब उसको राइट ट्रांसफर किया जाता है पोजीशन का। लाइक मैंने अपने जो अपना घर है वो किसी को रेंट पे दे दिया 1 महीने के हम्म लिए, तो 1 महीने तक उसका वहां पर अधिकार है, राइट हम्म टू इंजॉय। राइट, ये राइट, ठीक है, बात सही आपने करा है। ये दो वर्ड जो है जूरिस्प्रूडेंस में, इस पे बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 1 में ये चीजें पढ़ने को नहीं है। फॉर्चुनेटली मैंने जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट 2 भी लिया था क्योंकि मुझे मजा आता था पढ़ने में, इसलिए पोजीशन, ऑनरशिप एटसेट्रा बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ाया जाता है। आपके लेवल पे बस इतना आपको समझना कि ऑनरशिप का मतलब ये हुआ कि कोई, जैसे मान के चलो कि ये जो पेन है मेरे पास, डिजिटल पेन है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये पेन मेरा है, मैंने इसे खरीदा है, मेरे पास इसका फी बोल रहा हूं मैं, रिसीट है, एक्चुअली रिसीट है कि हाँ जी ये जो पेन है मेरे नाम पे खरीदा गया है, इस पार्टिकुलर पेन टैब के साथ ये वाला डिजिटल पेन आया है। ठीक है, अब ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरा ही है, संपत्ति ये मेरा है। ठीक है, तो ये मेरा इसका ऑनर कौन हुआ, इसका मालिक कौन हुआ, तो पता चलेगा हाँ जी मैं हूं, क्योंकि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सिर्फ बोलने से नहीं, डॉक्यूमेंट है जहां पे मैंने ऑर्डर करा था अमेजोन से, और मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, मेरा नंबर है, और इस दिन डिलीवर हुआ, इतना दिन का वारंटी है, जो भी चीजें है, ये हमारे पास जो यहाँ पे रिसीट है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी है, मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका ऑनर हूं। तो ये क्या होगा, ऑनरशिप, यदि क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस पार्टिकुलर पेन टैब का और इस पार्टिकुलर डिजिटल पेन का कौन है ऑनर, तो आंसर आएगा कि मैं हूं, मेरा नाम आएगा कि मैं ऑनर हूं इसका। अब मान के चलिए कि कुछ दिनों में, कुछ दिन बाद मैं ये टोटल, ये पेन टैब और ये डिजिटल पेन मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता हूं। मान के चलो कि ऐसा है कि मैं अब मुझे नहीं पढ़ाना है, अब मुझे नहीं वीडियोस बनाने हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने दे दिया किसी और को। अब क्वेश्चन ये है कि जिसको भी मैंने दिया, क्या वो व्यक्ति इसका ऑनर है क्या? आंसर इज नो। इस पेन टैब को मैंने दूसरे को जरूर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्ति इसका ऑनर नहीं है, ऑनर तो मैं ही हूं, जब तक कि मैं अपने ऑनरशिप को ट्रांसफर ना कर दूं दूसरे को। यदि रजिस्टर ट्रांसफर कर देते हैं तो वो बात अलग है, उसको छोड़ दीजिए, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मैं उसको दिया हूं क्योंकि वो पढ़ाता था, वो इस तरीके का वीडियोस बनाने की बात करता था, तो उसके पास नहीं था, पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं, आप ले लो, यूज करो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, मैंने उसको दे दिया। अब इसके बावजूद भी कि ये वाला पेन टैब अब मेरे पास नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ऑनर मैं ही हूं, लेकिन चूंकि फिलहाल फॉर अ टाइम बीइंग ये चीज किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला गया है, तो वो क्या होगा, उसके पास इसका पोजीशन है लेकिन ऑनरशिप नहीं है। पोजीशन है, ये चीज उसके पास है, यो यूटिलाइज कर रहा है, इंजॉय कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी जितने राइट्स हैं उसको एंजॉय कर रहा है, लेकिन जब बात आएगी ऑनरशिप की तो वो मेरा रहेगा।
यहाँ पे ऑनरशिप मेरा है लेकिन पोजीशन मेरे पास, जब मैं ये चीज किसी दूसरे को दे दूंगा तो पोजीशन मेरे पास नहीं रहेगा। अभी एज ऑफ नाउ मेरा इस पे ऑनरशिप भी है, मेरा इसके मैं मालिक हूं और ये मेरे पास ही है, तो पोजीशन भी मेरे पास है। यहाँ पे अभी अभी के लिए ऑनर भी मैं हूं और पोजीशन भी ये मेरे पास है, दोनों चीज मेरे पास है। लेकिन जैसे ही मैं इसे दूसरे व्यक्ति को देता हूं फॉर अ टाइम बीइंग, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो काम करने के लिए, तो ऑनरशिप मेरा ही होगा लेकिन पोजीशन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे उसका होगा। तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे पोजीशन वर्ड का यूज करा है, ऑनरशिप की बात नहीं करता। कहता है कि आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। अब मान के चलो कि मैंने ये जो पेन टैब है वो ए को दे दिया, वो ए को दे दिया, ए को दे दिया। अब ए के पास क्या है? पोजीशन है, ऑनरशिप नहीं है। ठीक है, तो अब मान के चलो ए से एक्स चोरी कर लेता है। ये पेन टैब है जो मैंने ए को दिया था, वो अब क्या होता है, एक्स आता है उसके घर में, चोरी करके लेके चला जाता है। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि whoever intending to take dishonestly any movable property, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ जी है, तभी तो मैंने उसको दिया था। आउट ऑफ द पोजीशन, आउट ऑफ द पोजीशन, यहां पे पोजीशन किसके पास था? पोजीशन ए के पास था। यहां पे यदि ऑनरशिप लिखा रहता तो एक्स के अगेंस्ट ए नहीं कर सकता था कंप्लेन। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप तो मेरा था, तो मैं कंप्लेन करता तो बात समझ में आती। लेकिन मैंने ए को दिया, ए के पास इसका पोजीशन है, ए से चोरी हो गया ये चीज, एक्स चोरी किया, तो अब ए चाहे तो एक्स के अगेंस्ट कर सकता है, एफआईआर कर सकता है, जो भी लीगल प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे पोजीशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कोई जरूरी नहीं कि आप इसके स्वामी हो, इसके मालिक हो। यदि ये चीज आपके पास है तो भी आप थेफ्ट में वो आ जाएगा और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके अगेंस्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन वर्ड है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन में ऑनरशिप भी रहेगा, उसको टिक नहीं करना। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो ऑप्शन है उसमें ऑनरशिप भी रहेगा, उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person, कोई भी रहे, फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर पर्सन हो, डजंट मैटर, सबके लिए है, एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। अब यदि यहाँ पे एक्स ले गया इस पेन टैब को, यदि ए का कंसेंट होता तब तो थेफ्ट नहीं होता, क्योंकि उससे पूछ करके ले गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोल रहा है कि इसके लिए जरूरी है कि उससे बिना पूछे, बिना कंसेंट लिए इस चीज को वो ले चला जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मूव करता है उसको, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। मूव्स दैट प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ये पेन टैब यहां रखा हुआ है, जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करके यहां रख देते हैं, ये मान के चलो कोऑर्डिनेट 0 0 है और ये आप मूव कर दिया 0 5 पे, चेंज हो गया कोऑर्डिनेट। तो इसको जैसे ही आप डिस्प्लेस करते हैं यहां पे, तो ये क्या हो गया, ये जो लास्ट वाला पार्ट है कहता है मूव्स दैट प्रॉपर्टी, इसका मतलब यही हुआ कि आप उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, जहां पे रखा हुआ है उसको डिस्प्लेस कर दिया आपने। जैसे ही मूव्स किया, जैसे ही मूव किया, जैसे ही उठाया, जैसे डिस्प्लेस करने की कोशिश की और डिस्प्लेस हो गया, तो आपका पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट पूरा हो गया चोरी का, थेफ्ट का, जो कि 378 में लिखा गया है। दोबारा हम एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला चीज है कि गलत इंटेंशन होना चाहिए, मालाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, डिसऑनेस्ट होना चाहिए, मनसा जो है डिसऑनेस्ट होना चाहिए। यदि ऑनेस्ट है तो एक्सेप्शन मिल सकता है आपको, हम बाद में बताएंगे। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसको एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित कर सकते हैं। आउट ऑफ द पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन है, ऑनरशिप की बात नहीं करता। ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। ये पूरा का पूरा थेफ्ट का इंग्रेडिएंट यहाँ पे पूरा हो गया। तो क्वेश्चन जब भी आएगा थेफ्ट से, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा थेफ्ट का इंग्रेडिएंट है या नहीं है, तो आपको क्वेश्चन गलत करने का कोई चांस ही नहीं होता है, होना ही नहीं चाहिए गलत, क्योंकि मैंने हर चीज को बड़े अच्छे से समझा दिया है। जो चीजें बच गई है उसको हम आगे आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि एक्सप्लेनेशन इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो कहता है थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ
not being movable property is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. अब इसमें बेसिकली प्रॉपर्टी लॉ का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी लॉ में मैंने बेसिक क्लास में आपको शायद मैंने बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। तो यहां पे कहा कि मान के चलो कि एक पेड़ है, ट्री है, या फिर कुछ और मान के चलो जो परमानेंटली फिक्स्ड है किसी वॉल से, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते, तो वो एक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। तो यही चीज यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ, यदि पेड़ है और जमीन से जुड़ा हुआ है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है। इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, इसीलिए उसकी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमानेंटली फिक्स है जमीन में। लेकिन फिर कहता है बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ। अब मान के चलो पेड़ को काट दिया, आरी से काट दिया, अब जैसे ही वो कटा वैसे क्या हो गया, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता, अब वो मूवेबल बन गया। तो वो चीज यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ पेड़ के नाम से यदि मान के चलो कुछ फिक्स है जमीन में, सिर्फ इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि ये जो है मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ही आप काट दिए उसको तो अब तो हो गया ना मूवेबल, अब यदि करोगे तो थेफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से उसको काट देते हैं, जैसे ही काटते हैं वैसे ही वो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट हो जाता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से और भी एक्सप्लेनेशन इसमें दिए गए हैं। A moving affected by the same act which affect the severance may be a theft, वही चीज को जो मैंने आपको बता दिया उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है। बस आपको इतना समझना है कि किसी चीज को कट कर दिया जो परमानेंट फिक्स्ड है किसी जमीन में, किसी पार्टिकुलर जगह पे फिक्स है, उसको सीवियर कर दिया इस तरीके से कि उसको अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो वो थेफ्ट के का सब्जेक्ट हो जाता है और थेफ्ट उसमें हो जाएगी। ठीक है, यह चीज को यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा है, नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको बताया ये बहुत मतलब इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इसको छोड़िए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है इलस्ट्रेशंस है, कुछ इलस्ट्रेशंस को देखते हैं, तब आपको क्लैरिटी, अभी कुछ एम्बिग्यूटी होगी वो एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए, इसलिए इलस्ट्रेशंस को देखना जरूरी है। पहला इलस्ट्रेशन देखिए क्या कहता है, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड, ए है और जेड है। ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of Jed's position without Jed's consent। देखिए सारा इंग्रेडिएंट पूरा हो रहा है। पहला ए क्या कर दिया, कट कर दिया, जैसे ही कट कर दिया ट्री को जो कि जेड के ग्राउंड पे फिक्स था, तो भैया अब ये सब्जेक्ट हो गया, मैंने आपको एक्सप्रेशन में बताया था कि ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। तो अब कह रहा है कि ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of Jed's position without Jed's consent, जेड का कंसेंट भी नहीं लिया, उसके जमीन पे जो पेड़ लगा हुआ था उसको काट दिया। अब उसी संदर्भ में ये कह रहा है कि हियर एज सून एज ए हैज सीवियर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज कमिटेड थेफ्ट। जैसे ही जेड के जमीन पे ये जो पेड़ लगा हुआ था, ये जो पेड़ लगा हुआ था उसको ए ने काट दिया, जैसे ही काटा और इसको लेने का प्रयास किया डिसऑनेस्टली, तो अब क्या कर दिया, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ए ने क्या किया, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कर दिया। दूसरा कहता है कि ए पुट्स अ बेट ऑन डॉग्स इन हिज पॉकेट, ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट। ए है, फिर से जेड है, जेड अपना कुत्ता लाया हुआ है, ये कुत्ता है मान के चलो ये, ठीक है। अब क्या है, ए पुट्स अ बेट, अब ए जो है अपना कुछ उसका खाना जो है कुत्ते का अपने पैकेट में रखता है यहाँ पे, ए पुट्स अ बेट ऑफ फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में रखता है, एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट, जेड्स डॉग को दिखाता है, डॉग इसके पीछे भागना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको खाना बढ़िया खाना इसके पैकेट में छिपाया, उसको दिखाया, वो भागना शुरू कर दिया उसके पीछे। हियर इफ एज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग out of Jed's position without Jed's consent, A has committed theft as soon as Jed's dog has begun to follow A। जैसे ही जेड का कुत्ता उसको फॉलो करने के लिए आगे बढ़ता है
और उसका इंटेंशन गलत होता है ए का, उसको लेने की बात करता, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है, तो माना जाएगा कि ए थेफ्ट कर दिया। ठीक है, ये क्लास खत्म होगा, दोबारा ज्वाइन कीजिए ताकि और भी इलस्ट्रेशंस को हम आपको बता सकें। ठीक है।